नमस्कार, राष्ट्रबोध से मैं पवन केसवानी। एक कहावत है, इश्क और मुश्क छिपाए नहीं छिपते। खासकर बॉडी लैंग्वेज समझने वाले अच्छी तरह से समझ रहे होंगे कि भूपेश बघेल की तरफ दीपक बैज ने हाथ क्यों नहीं बढ़ाया। कोशिश तो की थी भूपेश बघेल ने, लेकिन दीपक बैज थे कि उन्होंने अनदेखा कर दिया। ये तस्वीर अचानक पीछे से ली गई थी, जिसे हर एंगल से समझने की कोशिश की गई और समझाने की कोशिश भी की गई। भारतीय जनता पार्टी के सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने इस पर कटाक्ष किया तो भूपेश बघेल एकदम से बिफर पड़े, समझाने लगे कि बृजमोहन अग्रवाल की किस किस से नहीं पड़ती। बृजमोहन के साथ विष्णु की बनती है क्या? बृजमोहन के साथ ओपी की बनती है क्या? बृजमोहन के साथ के अरुण साव के साथ बनती है, विजय शर्मा किसके साथ बनती है? और इसी कारण सारे लोग मिलकर उसको दिल्ली भेज दिए। अब मोमबत्ती किसने बुझाया था? सार्वजनिक जीवन में, खासकर राजनीति में, तस्वीर के माध्यम से समझाने की कोशिश की जाती है कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन जिस तरह की तस्वीरें सामने आई, जिस तरह से हर एंगल से एलिमेंट चेक किया गया, राजनीति के जानकारों के अलावा जन सामान्य को भी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि अंदर खाने क्या कुछ चल रहा है। वैसे सोशल मीडिया के दौर में कुछ भी नहीं छिपता। यदि आप कुछ सामान्य बातचीत भी करें और चुपचाप कोई अपने मोबाइल से आपकी बातचीत को रिकॉर्ड करे, तो उस बात का अर्थ अपने ढंग से समझा जाता है और समझाया भी जाता है। ऐसी एक वीडियो आई है दुर्ग लोकसभा के सांसद विजय बघेल की, जिसे आप देख सकते हैं। अपनी घरेलू वेशभूषा में थे, लोगों से मिल रहे थे। दावा किया गया कि डीएड और बीएड के विवाद को लेकर कुछ अभ्यर्थी उनसे मिलने गए। मुलाकाती सांसद महोदय को भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा के घोषणा पत्र की याद दिला रहे थे। गौर करने वाली बात है कि घोषणा पत्र समिति के संयोजक स्वयं विजय बघेल थे। उसी घोषणा को लेकर विजय बघेल ने जो कुछ कह दिया, फौरन मीडिया ने उसे लपक लिया। IBC 24 से लेकर सूत्र जैसे तमाम चैनल में वो खबरें चलने लगी। घोषणा क्या होता है? तीर कमान से और बात जुबान से एक बार निकल जाए तो वापस नहीं लाया जा सकता। बारी डैमेज कंट्रोल की थी। इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी की ओर से सांसद बृजमोहन अग्रवाल और मंत्री टंकराम वर्मा ने कुछ इस तरह से सफाई दी। वादे जो होते हैं वो पूरे करने के लिए होते हैं, परंतु एक दिन में नहीं होते, उसमें समय लगता है। सरकार अपनी हर घोषणाओं को बड़ी गंभीरता से लेती है। आपने देखा होगा कि छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में इतनी बड़ी बड़ी घोषणा की थी और वो सारी बड़ी बड़ी योजना को 100 दिन के अंदर धरातल पे ले आए। ये हमारी सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि। छत्तीसगढ़ में बदली हुई भारतीय जनता पार्टी ने बदले हुए हालात में निगम मंडल आयोगों की नियुक्तियों के लिए किस्तों में नियुक्ति की रणनीति अपनाई है। पहले माना जा रहा था कि एक साथ नियुक्तियां होगी, लेकिन जिस तरह से युवा आयोग, ओबीसी आयोग, वक्फ बोर्ड और प्राधिकरणों में नियुक्ति हुई, उसी तरह महिला आयोग के सदस्यों की नियुक्ति भी अचानक हुई, चुपके से हुई। किस्तों में होने वाली ऐसी नियुक्तियों में अब बारी है गौ सेवा आयोग की, जिसके लिए 2 नाम प्रमुखता से सामने आए हैं। एक है गौ सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष विश्वेश्वर पटेल, दूसरे है धमतरी के हिंदूवादी नेता सुबोध राठी। इन नामों के अलावा कुछ संतों का नाम भी गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में सामने आया था। फिलहाल इन 2 नामों को प्रमुखता से लिया जा रहा है। अंदर खाने की कुछ और जानकारियां हम आपको लगातार देते रहेंगे। बदले हुए हालात में अंदर बहुत कुछ चल रहा है। सत्ता जिस भी दल की हो, जवाबदारी उसी दल की ज्यादा बन जाती है। छत्तीसगढ़ के एक और जिले से हंगामे की एक बड़ी तस्वीर आई है। पहले बड़ौदा बाजार, फिर कवर्धा, उसके बाद सूरजपुर के बाद बलरामपुर की जनता आक्रोशित हो गई। आरोप लगाया गया पुलिस के ऊपर। स्वास्थ्य विभाग के एक प्यून गुरुचरण मंडल की पुलिस हिरासत में मौत हो गई। हंगामे की इस तस्वीर को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से पुलिस पूरी तरह से बचाव की मुद्रा में थी और जनता किस तरह से आक्रोशित थी।
स्वास्थ्य विभाग के पियून गुरुचरण मंडल की इस मौत के बाद उसके कार्यालय की एक अधिकारी का वक्तव्य सामने आया है। साथ ही गुरुचरण मंडल के पिता का भी आरोप है कि उसकी हत्या कर दी गई। हमारे एनएचएम कार्यालय में एक कार्यरत थे गुरुचरण मंडल, तो उनको किसी प्रकरण में बार बार थाने बुलाया जा रहा था। वो वो आते भी थे, अपना जो भी है बात करके वो जाते थे। लगातार अभी 10-15 दिन से और लगातार अभी 3 दिन से भी उनको बुलाया जा रहा था। और अभी 45 मिनट्स पहले हमको खबर आती है कि उनके थाना में उन्होंने सुसाइड कर लिया है, अपने आप को हैंग कर लिया है थाना के बाथरूम में जा कर के। तो मेरा यही प्रश्न है कि आप थाने में इतने सारे लोग होते हैं, इनके प्रेजेंस में कोई भी एक व्यक्ति जा कर के सुसाइड कर लेता है तो थाने वाले कर क्या रहते हैं। तो इस मामले में जो भी है वो निष्पक्ष जांच हो, जिसकी भी गलती है उसको सज़ा मिले, क्योंकि मेरे ख्याल से थाने में कोई ऐसे आम आदमी सुसाइड कर ले, ये किसी को ये डाइजेस्ट तो नहीं होगा ये बात। किसी को नहीं आएगा। गुरुचरण को भी मारा, गुरुचरण को ना पीट के मारा है उसको, नहीं गुरुचरण को मतलब उन लोग खुद से मार के टांग दिए हैं। बलरामपुर की इस घटना के बाद थाना प्रभारी प्रमोद रूसिया और कांस्टेबल अजय यादव को एसपी ने सस्पेंड कर दिया है। शहर में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। तनाव की इस हालत को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े, लाठीचार्ज किया। सैकड़ों की संख्या में लोग जब नेशनल हाईवे पर बैठकर चक्का जाम करने लगे तो ऐसे तनावपूर्ण हालात में भी राजनीति भुनाने का मौका भला कौन पीछे छोड़ता है। विपक्षी ओर से भूपेश बघेल का ट्वीट आया, मौजूदा हालात में चाहे राज्य की राजनीति हो या केंद्र की राजनीति, यहाँ जाति के मुद्दे को हवा दी जा रही है। खासकर कांग्रेस की ओर से लोगों की अलग अलग जातियों की जनगणना को लेकर जिस तरह से मांग की जा रही है, इस बीच छत्तीसगढ़ में चुपचाप एक बहुत बड़ी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई। पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष RS विश्वकर्मा ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को मंत्रालय महानदी भवन में जो रिपोर्ट प्रस्तुत की है, उसमें छत्तीसगढ़ में ओबीसी वर्ग की आबादी 43% बताई गई है। दरअसल 30 सितंबर तक ये सर्वे तैयार करवाया गया था, यही फाइनल रिपोर्ट मानी जा रही है। आने वाले दिनों में जब नगरीय निकाय और पंचायत के त्रिस्तरीय चुनाव होंगे, इन्हीं आंकड़ों का इस्तेमाल होगा, इसी के आधार पर आरक्षण होगा। ऐसा माना जा रहा था कि पिछड़े वर्ग की सही संख्या नहीं सामने आने के कारण आरक्षण का मामला टल जाएगा, इस हिसाब से चुनाव भी टल जाएगा। गौर करने वाली बात है कि 2019 में जब भूपेश बघेल की सरकार थी, तब क्वांटिफाइबल डेटा आयोग बनाया गया था। 6 महीने की अवधि दी गई थी, लेकिन तारीखें बढ़ती गई। सही संख्या आज की तारीख तक सार्वजनिक नहीं की जा सकी है। हालांकि इसके आधार पर विधानसभा में ओबीसी, एसटी और एससी के आरक्षण की सीमा तय कर दी गई। विधानसभा से पास आरक्षण की सीमा पर अंतिम मोहर लगाने के लिए राजभवन तक जब फाइल गई, दस्तावेज गए, तब वहां क्वांटिफाइबल डेटा आयोग की रिपोर्ट मांगी गई, उसे सार्वजनिक करने के लिए कहा गया, लेकिन रिपोर्ट आज की तारीख तक सार्वजनिक नहीं हुई। उसके बाद मौजूदा सरकार ने राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग का अध्यक्ष RS विश्वकर्मा को बनाया गया। फौरन कार्रवाई हुई और उसके आधार पर जो रिपोर्ट तैयार हुई है, वो कैबिनेट की मुहर लगने के बाद हो सकता है सार्वजनिक हो जाए, जिसके आधार पर नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण की सीमा भी तय हो जाएगी। यहाँ गौर करने वाली बात है कि छत्तीसगढ़ में जातियों की राजनीति करने वाले अक्सर ये समझाते रहे कि छत्तीसगढ़ में ओबीसी आबादी 50% से ज्यादा है, अनुसूचित जनजाति की आबादी 30%, 31% के आसपास है, जबकि अनुसूचित जाति के लिए दावा किया जाता रहा कि यह आबादी 12 से 15% है। इसकी सही संख्या, आधिकारिक संख्या सार्वजनिक नहीं किए जाने के कारण अनेक तरह की विसंगतियां उत्पन्न होती है। जन कल्याण के कार्य रुकते हैं, आरक्षण की सीमा भी यहीं से तय होनी है। इसलिए ये 43% की संख्या आधिकारिक संख्या नहीं है, लेकिन हमारे विश्वास सूत्रों ने जो जानकारी दी, इसी के आधार पर आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ की राजनीति भी इसी 43% की ओबीसी आबादी के आधार पर राजनीति की दशा और दिशा तय होगी। जातियों से राजनीतिक स्वार्थ की राजनीति करने वाले अक्सर ये नारा दिया करते हैं, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। किसी भी राज्य के लिए नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव बेहद अहम होते हैं। यहाँ जिस भी दल का कब्जा होता है, ऐसा माना जा सकता है कि राज्य की राजनीति की दशा और दिशा
दिशा यहीं से तय होती है। यहीं से आने वाले समय में लोकसभा और विधानसभा के लिए भूमिका बनाई जा सकती है। छत्तीसगढ़ के लिए माना जा रहा है कि दिवाली के बाद कभी भी अधिसूचना जारी हो सकती है। प्रदेश के करीब 70% इलाके में नगरीय निकाय के चुनाव होंगे। शेष चुनाव अगले साल के अंत में होंगे। नगरीय निकाय चुनाव के फौरन बाद ऐसा माना जा रहा है पंचायत के चुनाव होंगे, लेकिन उससे पहले प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। रायपुर दक्षिण से, जहां से लगातार बृजमोहन अग्रवाल विधायक चुनकर आते रहे, मौजूदा समय में सांसद है, इसलिए पूरा दारोमदार उन्हीं के ऊपर है। भारतीय जनता पार्टी से एक मंजे हुए पॉलिटिशियन बृजमोहन अग्रवाल के कुछ बयान कई बार बेहद चर्चा में आ जाते हैं, लेकिन चुटीले अंदाज में डबल मीनिंग वाली इस भाषा को हम भी समझने की कोशिश कर रहे थे जब वो कांग्रेस के शक्ति परीक्षण के बारे में कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे। कौन सा शक्ति प्रदर्शन? दवाई खा के शक्ति हासिल करोगे तो उसका कोई अर्थ थोड़ी है। इस पर कांग्रेस की ओर से भी फौरन प्रतिक्रिया प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज की ओर से आ गई। वो समझाने लगे कि कौन अंटा गोली खाता है। अंटा गोली तो नहीं खा रहे आकाश शर्मा, है नहीं। अब बृजमोहन अग्रवाल जी को पूछना चाहिए कि अंटा गोली कौन खा रहे हैं, ये एक बार उनसे पूछ लीजिए। आकाश शर्मा मजबूत और युवा चेहरा है, अंटा गोली खाने वाला चेहरा नहीं है। छत्तीसगढ़ के अनेक स्थानों पर एक सस्ता नशा मिलता है जिसे मुनक्का या अंटा गोली कहा जाता है। कुछ और गोलियां भी मिलती है। लगता है दीपक बैज को अच्छी तरह से पता है कि कौन अंटा गोली खाता है। बिना नाम लिए वो जो समझाने की कोशिश कर रहे थे, तब उनकी ऐसी तीखी प्रतिक्रिया पर उनके समर्थक हंसने लगे। बदले हुए हालात में, बदली हुई राजनीति में ऐसी व्यक्तिगत तो तीखी टिप्पणी अब आम हो गई है। सद्भावना कहीं खो सी गई है। समझाने की कोशिश की जाती है किसका चरित्र कैसा है। बात जब चरित्र की आई है तब एक पुराना वाकया याद आया। दिल्ली के मुख्यमंत्री दावा कर रहे थे कि दिल्ली के अगले विधानसभा चुनाव यानी 2025 में वो लोगों से वोट मांगने नहीं जाएंगे। ऐसा उन्होंने क्यों कहा था, उनकी बातों पर आप गौर करें। यमुना मेरी जिम्मेदारी है। यमुना में चाहे हरियाणा से आ रहा है, चाहे यूपी से आ रहा है, चाहे कहीं से आ रहा है, यमुना को साफ करने की जिम्मेदारी मेरी है। आई विल नॉट पास ब्लेम टू एनीवन। चुनाव के वक्त मैंने दिल्ली के लोगों से 5 साल मांगे थे। मैंने कहा अगले चुनाव में मैं खुद डुबकी लगाऊंगा यमुना के अंदर, आप सब लोगों को साफ पानी में डुबकी लगवा दूंगा, नहीं तो वोट मत देना मेरे को। नाम बड़े और दर्शन छोटे, जो वादा किया था वो निभाया तो नहीं। यमुना की हालत आप देख रहे हैं। दिल्ली में झाग युग किसी नाले की तरह बहती यमुना की इस बदहाली को जनता भी समझ रही है, लेकिन इसमें कोई हैरानी नहीं होगी कि आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल, उनके समर्थक जनता के बीच जाएंगे, ऐसी बदहाली के बीच जाएंगे और इसी जुबान को लेकर जाएंगे। कोई जो वादा किया था जनता का क्या है, जनता तो हमेशा की तरह भूल जाती है। लेकिन ये बीते दिनों की बात हो गई है। हमें इस बार पक्का यकीन है कि आने वाले दिनों में केजरीवाल उनकी पार्टी से उस झूठ का हिसाब लिया जाएगा। न केवल केजरीवाल बल्कि हर उस दल से हिसाब लिया जाएगा जो जनता से वादा करते हैं, घोषणा करते हैं, लेकिन उसे पूरा नहीं करते हैं। बदले हुए हालात में बदली हुई राजनीति को हम लगातार समझने की कोशिश करते हैं राजबोध के जनमन से। तभी हम हर बार कहते हैं कि राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने लोग अच्छे या बुरे होते हैं। इसलिए अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए, ईमानदार लोगों को आना चाहिए, प्रतिबद्ध लोगों को आना चाहिए, जिससे देश और समाज का बेहतर हो सके, भला हो सके। तो आज के लिए इतना ही। मेरा आपसे आग्रह कि चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत जल्दी मेरी आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।